हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो अपने शिक्षण विधियों की एक वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें से पार्ट 6 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम शिक्षण विधियों से संबंधित 5 पार्ट या फिर 5 भाग कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने प्राचीन एवं आधुनिक शिक्षण विधियों क्या है, और जो हमारा पार्ट 5 था उसके अंतर्गत हमने नवीन उपागम शिक्षण विधियों के अंतर्गत जो सूक्ष्म शिक्षण था उसको कर लिया, आगमन विधियों कर लिया, प्रयोजना विधियों कर लिया और समाज से समाधान विधि। इन चारों विधियों को हमने पहले वाले वीडियो में कर दिया था। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी विधि होगी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। उसके बाद में हम पर्यवेक्षक विधि को पढ़ेंगे। पर्यवेक्षक विधि पढ़ने के बाद दल शिक्षण को, समग्रंथ उपागम को और एक संप्रेषण उपागम को, इन 5 को हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और अपने जो नवीन उपागम शिक्षण विधियां हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी विधि के बारे में? अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहले ये होगा कि कोई पाठ होगा या फिर कोई विषय वस्तु आपके पास होगी, तो आप उसके छोटे छोटे खंडों में उसे विभाजित करेंगे। छोटे छोटे खंडों में विभाजित करने के पश्चात उस पर क्या किया जाएगा? क्रिया किया जाएगा, यानी उसको बच्चों को बताया जाएगा या फिर बच्चों के द्वारा है उसको अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने के बाद उनको आप पुनर्वलन दोगे। पुनर्वलन देने के बाद वह अपनी स्वयं गति से उसका फिर से अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? आप इसके अंतर्गत सबसे मेन बात ये होती है कि इसके अंतर्गत जो भी हमारी विषय वस्तु होती है उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे अपनी आगे जो हमने अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो हमारी पहली विधि रहेगी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं कि इस विधि को सबसे पहले किन्होंने बताया था। इस विधि का प्रवर्तक कौन है? BF स्किनर, जिन्होंने डॉक्टर प्रेसी के माध्यम से विश्व जो शिक्षा जगत है उसमें इसका क्या किया था? प्रतिपादन किया था। तो आपसे पूछा जाए कि जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है उसके प्रतिपादक कौन है, तो हमारा जो मुख्य नाम रहेगा वह रहेगा स्किनर और उनके एक सहयोगी थे कौन? प्रेसी। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे अभिक्रमित अनुदेशन विधि क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। तो आपको मैंने बता दिया कि इसके अंदर क्या होगा, कोई भी हमारी विषय वस्तु होगी उसे सबसे पहले छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाएगा और उन छोटे छोटे खंडों को वो भी इस प्रकार से विभाजित किया जाएगी कि एक तार्किक क्रम में उनको व्यवस्थित किया जाएगा। तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब है कि सबसे पहले सबसे सरल जो हमारा टॉपिक होगा उसको पढ़ाया जाएगा और उसके बाद में हार्ड की ओर बच्चों का अध्ययन कराया जाएगा। सबसे पहले जो सरल होगा उसका अध्ययन करवाया जाएगा और फिर कठिन की ओर। तो इसका क्रम होगा वह किसकी तरफ होगा? सरल से कठिन की ओर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या लिखा हुआ। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ, यह विधि ज्ञान की विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर क्रमबद्ध रूप से तार्किक ढंग से इस प्रकार नियोजित की जाती है कि विद्यार्थी रुचिपूर्ण स्वगति से स्वाध्याय में अग्रसर हो जाता है। तो आपको मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले जो हमारी विषय वस्तु होती है उसको छोटे छोटे भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। विभाजित करने की इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से उसको विभाजित किया जाता है, तार्किक ढंग से नियोजित कर बच्चों को सामने वह इस प्रकार से रखा जाता है कि उसके प्रति बच्चों में क्या होती है? रुचि उत्पन्न होती है, वह स्वयं की गति से उसे सीख पाते हैं। तो इसमें आगे क्या है? इसमें बालक को तुरंत परिणाम ज्ञात होने से प्रतिपुष्टि द्वारा पुनर्बल मिलता है, जिससे वह आगे अधिगम करने हेतु प्रेरित होता है। तो आपने देखा कि सबसे पहले इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाएगा। तो आपको अगर इसके सिद्धांत याद करनी है, इसके सिद्धांतों से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत है वह अभिक्रमित अनुदेशन से संबंध रखता है या फिर कौन सा सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन से संबंध नहीं रखता है, तो मैं आपको यहीं पे बता दूं कि कौन कौन से सिद्धांत है। सबसे पहले हमने क्या किया? विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया। तो इसका पहला सिद्धांत हो गया लघु पदों का सिद्धांत। ठीक है, ये छोटे छोटे भागों में विभाजित करने के बाद इसे तार्किक ढंग से बच्चों के सामने नियोजित किया, यानी तार्किक ढंग से बच्चों को इसके प्रति क्रियाशील होने के लिए उनको उत्सुक किया गया है। फिर उन बच्चों की इन छोटे छोटे जो पद थे इनके प्रति उनकी क्रिया करवाएगी। तो क्रिया करवाने से कौन सा दूसरा हमारा कौन सा होगा? क्रियाशीलता का सिद्धांत। और क्रियाशीलता के सिद्धांत के बाद में जब बच्चों ने क्रिया की तो उनके जो ज्ञान के स्तर को देखकर या फिर उन्होंने जो क्रिया की उसके हिसाब से हमने उनको क्या दिया? तुरंत पुनर्वलन या फिर प्रतिपुष्टि उनकी दी। तो हमारा तीसरा नियम क्या हो गया? प्रतिपुष्टि का नियम। ठीक है, तो प्रतिपुष्टि का हमारा तीसरा नियम होगा, प्रतिपुष्टि का नियम होगा। और आपको पता है इसमें बच्चे स्वयं गति से सीख रहे हैं, अपनी इच्छा से वह सीख रहे हैं। उनको जो मतलब पहले वाला जो पॉइंट है वो उनको समझ में आ गया, तो इससे आगे वह दूसरा पॉइंट है जो प्रथम
पॉइंट था उसके थोड़ा हार्ड है, तो अपनी स्वयं गति से इसमें सीखते हैं। तो इसका जो चौथा सिद्धांत होगा वह स्वयं गति का सिद्धांत। और इसमें आप सबको पता है कि बच्चा जब धीरे धीरे करके या फिर छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर पाठ को पढ़ेगा तो उसका साथ साथ क्या होगा, मूल्यांकन भी होगा। बच्चों को इतना पता चलेगा कि हाँ, ये जो पहला पाठ था इसको मैंने याद कर लिया है, अब मुझे दूसरा पाठ करना याद करना। तो इसमें क्या होगा, स्व मूल्यांकन भी की क्रिया भी लगातार चलती रहेगी। इसमें क्या होगा, स्व मूल्यांकन की क्रिया भी चलती रहेगी, स्व गति से बच्चा अध्ययन करेगा और तत्कालीन उसे पुनर्वलन भी लिया जाए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें तुरंत उसे प्रतिपुष्टि या फिर पुनर्वलन दिया जाता होगा, तो आपको याद रहे कि अभिकर्मित अनुदेशन में बच्चे को तुरंत क्या दिया जाता है, उसकी प्रतिपुष्टि दिया जाती है कि उसके द्वारा जो क्रिया की गई, उसके द्वारा जो उत्तर बताया गया है वह सही है या फिर गलत है। अगर वह सही है तो अगला क्वेश्चन बच्चे को बता दिया जाता है, अगर वह गलत है तो उसने क्या गलती की या फिर इसका सही आंसर क्या है, ये बच्चे को बता के आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं कि जो अभिकर्मित अनुदेशन वह कितने प्रकार का होता है। तो अभिकर्मित अनुदेशन मूल रूप से 3 प्रकार का होता है। वैसे तो इसके आगे भी भाग होते हैं 4 और 5, लेकिन हमारे 3, आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कितने प्रकार है। इसका चौथा भाग होगा कंप्यूटर आधारित और उसका 5वां भाग हुआ स्व निर्देशित आधारित। इसका चौथा भाग होगा वह कंप्यूटर आधारित होगा और 5वां भाग होगा वह होगा स्व निर्देशित। तो ये हमसे इतने पूछे नहीं जाते और ये 3 ही हमसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। और अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित हमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम सारे साइकोलॉजी में पूछे जाएंगे, लेकिन अभिकर्मित अनुदेशन है वो हमारी सभी जो टीचिंग मेथड है उनमें विशेष तौर से आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा बता देती हूँ इनके बारे में। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में क्या होता है कि जो भी विषय वस्तु होती है वह एक निश्चित क्रम में चलती है। जैसे कि वाक्य है, जैसे कि आप जब बच्चा प्राथमिक क्लास में होता है तो सबसे पहले क्या बताए जाते हैं, वर्ण बताए जाते हैं। वर्णों के बाद उसे क्या बताया जाएगा, शब्द बताया जाएगा, और शब्दों के बाद उसे क्या बताए जाएंगे, वाक्य बताए जाएंगे। तो एक निश्चित क्रम में, ये एक निश्चित क्रम में चल रहा है। ये जो क्रिया है वो एक निश्चित क्रम, रेखीय क्रम में चल रही है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, रेखीय क्रम में मतलब अलग अलग इसके भाग नहीं किया जाता। जैसे संधि है तो संधि को क्या होता है, पहले हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और फिर इनके अलग अलग पार्ट करते हैं। तो ये तो किस में आगे, सांखित में इनकी शाखाएं बना देगी। तो ये किस में आगे, सांखित में आगे। और जो मैंने अभी भी बताया आपको, सबसे पहले क्या वर्णों का ज्ञान करवाया जाएगा बच्चों को। वर्णों का ज्ञान करवाने के बाद उसे वाक्यों का ज्ञान करवाया जाएगा। वाक्यों का ज्ञान करवाने के बाद उसे शब्द का ज्ञान करवाया जाएगा। तो एक निश्चित क्रम में निश्चित प्रक्रिया चल रही है, एक रेखीय क्रम में एक प्रक्रिया चल रही है। तो ये कौन सा होगा, रेखीय या फिर बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन। और जो हमारा सेकंड है वह एक शाखाओं के रूप में चलता है। जैसे मैंने आपको संधि के बारे में बताया कि इसके अलग अलग पार्ट हैं, उनके बारे में भी बच्चे को बताया जाता है। जो हमारा शाखित अभिकर्मित अनुदेशन होता है वह जो इंटेलिजेंट या प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए होता है। और जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन होता है वह जो कमजोर बालक होते हैं उनके लिए होता है। और जो अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन, इसके अंदर क्या होता है कि जो ये अवरोही का मतलब है उल्टा क्रम। उल्टा क्रम मतलब जो सबसे लास्ट में जो अनुक्रिया करवाई जानी थी, जो सबसे लास्ट का पॉइंट था, उसमें बच्चों को सबसे पहले बता दिया जाता है। अवरोही में क्या होता है, जो सबसे लास्ट अंतिम पद था, अंतिम पद उसको बच्चों को सबसे पहले बताया जाता है और जो पहला पद था उसको सबसे अंत में बताया जाता है। तो अब हम देखते हैं इन तीनों के प्रतिपादक कौन है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन और बाह्य। आपसे पूछा जाए कि रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन या फिर बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन किसके द्वारा दिया गया, तो ये BF स्किनर के द्वारा ही दिया गया। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि शाखीय या फिर आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा दिया गया है। और ये अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन थॉमस गिलबर्ट के द्वारा दिया गया। इसके अंतर ये मैंने जो शिक्षण विद्यावान के प्रतिपादकों के बारे में एक वीडियो बनाए थे उनमें बताया था आपको इनके सबके प्रतिपादकों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका इतना ही अध्ययन करेंगे तो आपको ये तो समझ में आ गया ना, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है और रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन और अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है। शाखा में एक शाखा के रूप में चलती है जो भी अनुक्रिया होती है, और निरेखीय में एक रेखा के रूप में चलती है, सीधी चलती है, उसमें बीच में कोई भी विभाजन नहीं किया जाता। और शाखित होगी उसमें शाखाएं होंगी। और अवरोही होगा उसमें क्या होगा, पहले जो अंतिम पद होता है उसको पहले बता दिया जाता है और जो पहला पद होता है उसको अंत में बताया जाता है। तो आगे हम देखते हैं अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत। इनमें से हमारी जो एग्जाम होती है
उनमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित कौन सा सिद्धांत है या फिर अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अभिकर्मित अनुदेशन में पहले जो हमारी विषय वस्तु होती है उसको छोटे छोटे पदों में बांटा जाता है। छोटे छोटे पदों में बांटने के पश्चात उसके प्रति जो अनुक्रिया, बच्चों के प्रति जो अनुक्रिया की जाती है, अगर वो जो अनुक्रिया की जाती है वह बच्चे इसमें क्या करते हैं, अपने स्वयं अध्ययन करते हैं। स्वयं उन छोटे छोटे पदों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उसमें स्वयं अध्ययन का भी उन्हें क्या होगा, स्वयं अध्ययन करने की उनमें क्षमता का विकास होगा। स्वयं अध्ययन करने की क्षमता के साथ में उन्हें ये भी पता चलेगा कि उन्होंने कितना याद कर लिया है या फिर कितना उन्होंने याद ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई है। तो इसके अंतर्गत बच्चे एक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो हम अब देखते हैं इसके सिद्धांत कौन कौन से। सबसे पहला हमारा सिद्धांत होगा छोटे सोपानों का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे। अब अगला हमारा होगा सक्रिय सहयोग का सिद्धांत। सक्रिय सहयोग का सिद्धांत यानी छोटे छोटे पदों को हमने डिवाइड कर दिया, उसके बाद बच्चे से सक्रिय रूप से इस पर क्या करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया सक्रिय सहयोग का सिद्धांत या फिर क्रियाशीलता का सिद्धांत भी आप कह सकते हैं। मतलब क्रियाशील होकर बच्चे इस कार्य कर सकते हैं। उस क्रिया करने के बाद उन्हें क्या दी जाती है, तुरंत पुनर्बलन दिया जाता है, तुरंत आश्वासन यानी उन्हें फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, आश्वासन का मतलब उन्हें फीडबैक दिया जाता है। तो हमारा तीसरा सिद्धांत हो गया तुरंत आश्वासन या फिर तत्कालीन पुनर्बलन। ठीक है, और ये सक्रिय सिद्धांत क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो आपको पूछा जाए कि अभिकर्मित निर्देशन कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। तत्कालिक पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है। हमारा चौथा है स्वयं गति से के सिद्धांत पर आधारित है। बच्चा अपनी स्वयं की गति के अनुसार इसमें सीखता है। अगला हमारा छात्र परीक्षण के सिद्धांत। छात्र परीक्षण सिद्धांत यानी छात्र स्वयं का परीक्षण करता है, स्वयं मूल्यांकन सिद्धांत। आप जो मैंने अलग से बताए हैं इनके नाम ये भी लिख लेना। ठीक है, पहले सबसे पहले हमारा कौन सा, छोटे पदों का सिद्धांत। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लघु पदों का सिद्धांत। हमारा दूसरा था सक्रिय सहयोग का सिद्धांत। इसको आप सक्रियता या फिर क्रियाशीलता या फिर बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि सक्रिय अनुदेश क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है। आगे तुरंत आश्वासन का सिद्धांत। तुरंत आश्वासन के सिद्धांत से मतलब तत्कालीन पुनर्बलन, यानी क्रिया करने के तुरंत बाद उसको पुनर्बलन दिया जाता। तो इसका संबंध किससे, तत्कालिक पुनर्बलन से। अगला हमारा स्वगति का सिद्धांत, स्वयं की गति के सीखने का सिद्धांत। आगे 5वां नंबर का छात्र परीक्षण का सिद्धांत। छात्र परीक्षण के सिद्धांत के आप इसका दूसरा नाम लिखना स्वयं मूल्यांकन सिद्धांत। ठीक है, तो ये इसके हो गए सिद्धांत। तो अब तक हमने देखा कि अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं और उसके सिद्धांतों के बारे में कितना होता है, क्या होते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे पर्यवेक्षक विधि। पर्यवेक्षक विधि के अंतर्गत क्या होता है कि छात्रों को कोई टॉपिक या फिर कोई समस्या दे दी जाती है, उनका वह स्वयं अध्ययन करते हैं। वो जो हमारा शिक्षक होता है वह उनका एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि टीचर ने कुछ बच्चों को करने के लिए दे दिया, तो बच्चे उसको स्वयं करते हैं और टीचर होता है वो बीच बीच में बच्चों को ऐसे देखता रहता है कि बच्चा इस कार्य को कर रहा है या फिर नहीं कर। हाँ, बचपन में ये बहुत होता था कि जो मैथ का टीचर होता था वो हमें सवाल निकालने के लिए दे देता था और बीच बीच में ये देखता रहता था कि इस बच्चे ने कितना सवाल किया है, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कोई टिप्पणी तो नहीं कर रहा है, ये सब नहीं कर रहा। तो सब किसके अंतर्गत आते थे, पर्यवेक्षक विधि के अंतर्गत आते थे। ठीक है, क्योंकि उसमें बच्चा स्वयं, टीचर द्वारा एक समस्या दी जाती थी बच्चे को और बच्चा स्वयं उसे करता था और जो टीचर होता था वह उसमें पथ प्रदर्शक का कार्य करता था कि बच्चे ने कितना कर लिया है। करने के बाद वह टीचर देखता था कि हाँ इस बच्चे ने इतना कर लिया, तो उसको बताता था कि तूने यहाँ पे गलती किया, अब इसको दोबारा करो। तो उसमें टीचर क्या होगा, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगा। तो हम आगे देखते हैं कि हमने इसके अंतर्गत क्या लिखा है। तो इसके प्रतिपादक कौन है, मॉरिसन। आपसे पूछा जाए कि पर्यवेक्षक विधि के प्रतिपादक या फिर उनके प्रस्तुतकर्ता कौन है, मॉरिसन, जो कि कहाँ के थे, अमेरिका के थे। तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि पर्यवेक्षित विधि क्या होती है। आप वो मैंने एग्जांपल दिया था कि मैथ का या फिर किसी भी टॉपिक का जो टीचर होता था वह हमें बचपन में या फिर हम जब क्लास में पढ़ते थे तो हमें एक टॉपिक दे दिया जाता था और उसे बच्चों के एक सवाल दे दिया जाता था। अब मैथ के एग्जांपल से याद रखो कि एक सवाल दे दिया जाता था और वह बीच बीच में बच्चों को देखता था कि बच्चे ने कितना किया है या फिर कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, कोई बच्चा कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उनको दिशा निर्देश देता था। तो इसमें शिक्षक का क्या होगा, पथ प्रदर्शक का कार्य होगा और स्वयं बच्चा होगा वह अपनी स्वयं क्षमता या फिर स्वयं
अध्ययनरत रहकर कार्य करेगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यह विधि एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत छात्र स्वयं अध्ययन करते हैं, किसी समस्या का समाधान करते हैं और शिक्षक उनमें एक पथ प्रदर्शक होता है। वह केवल छात्रों क्या करता है, मार्गदर्शन दिखाता है। ठीक है, आगे है, इस विधि का प्रयोग उन विषयों के लिए अधिक उपयोगी होता है जिन विषयों को छात्र स्वयं करने में सक्षम होते हैं। इस विधि का उपयोग उन विषयों में अधिक होगा जिनको छात्र स्वयं करने में सक्षम है। अगर छात्र की मानसिक क्षमता उस विषय के प्रति मतलब उचित नहीं है, या फिर छात्र की मानसिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो उस विषय को या फिर उस जो समस्या उसके सामने है वह उसे कर सकते हुए, उस पर यह पर्यवेक्षक विधि लागू नहीं होगी। तो हमारा जो विषय होंगे वह कौन से होंगे, जो छात्र स्वयं करने में सक्षम हो। आगे हमारा है पर्यवेक्षक अध्ययन। पर्यवेक्षक अध्ययन की एक विधि है जो कुशल शिक्षक के निरीक्षण और निर्देशन में संपन्न होती है। तो आपको पूछा जाएगा तो पर्यवेक्षित विधि होती है वह किसके निर्देशन में संपन्न होगी, शिक्षक के निर्देशन में संपन्न होगी और शिक्षक इसमें एक पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। ठीक है, तो याद रखना कि पथ प्रदर्शक का कार्य शिक्षक कौन सी विधि में करता है, पर्यवेक्षक विधि में करता है। आगे हमारा, इस विधि में बालक स्वयं अध्ययनरत रहते हैं। यदि उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो वह शिक्षक से उसका जो हल है वो पूछ लेते हैं, फिर शिक्षक द्वारा उनका हल बता दिया जाता है। तो आपको आई होप ये समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हमारे हैं कि जो पर्यवेक्षण विधि है वह उसका उद्देश्य क्या है। तो आपने देखा होगा कि टीचर होता है वह प्रत्येक बच्चे के पास जाकर एक एक से उसके जो सवाल है उनका अध्ययन करता है, फिर उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करता है। तो जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि प्रत्येक व्यक्ति की जो रुचि है या फिर जो प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान में रख कर शिक्षण करवाया जा रहा है, तो वहाँ पर हमेशा कौन सी विधि होगी, व्यक्तिगत आधारित विधि होगी। व्यक्तिगत आधारित मतलब प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। जैसे कि व्याख्यान विधि होती है, व्याख्यान विधि में किसी को ध्यान में नहीं रखा जाता, बस शिक्षक उसमें क्या होता है, प्रधान होता है। बच्चों की रुचि को उसमें ध्यान में नहीं रखा जाता है, फिर बच्चों की जो भी क्रिया है उनको ध्यान में नहीं रखा जाता, तो वह व्यक्ति आधारित विधि नहीं है। तो यह हमारी विधि कौन सी, व्यक्ति आधारित विधि है, एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बालक का ध्यान रखा जाता है और प्रत्येक बालक को फीडबैक दिया जाता है और प्रत्येक बालक के लिए यह बहुत ही उपयोगी विधि है और प्रत्येक बालक की क्षमताओं व योग्यताओं के अनुसार उन्हें क्या देती है, अवसर देती है। तो आप हम इसके उद्देश्य देखते हैं। तो हमारा पहला उद्देश्य है कि व्यक्तिगता पर आधारित विधि शिक्षा है, यानी व्यक्तिगतता पर आधारित ये क्या है, शिक्षा प्रणाली है। आवश्यकता निर्देशन दिया जाता है, इन जो बच्चे को जो आवश्यक निर्देशन होते हैं वो इसमें बच्चे को दिए जाते हैं। प्रत्येक छात्र को अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार अवसर मिलते हैं। ये हमने देख लिया कि प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता या फिर योग्यता के अनुसार इसमें क्या मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। छात्रों को स्वयं ध्यानशील बनाना, छात्रों को स्वयं ध्यानशील मतलब वो खुद जो स्वयं है वो अध्ययन करने के योग्य इस विधि में बनाया जाता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि कुछ पर्यवेक्षण विधि के दोष भी हैं। तो इनमें सबसे पहला दोष है कि इसमें अत्यधिक वे व कष्टदायी भी होते हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चा होता है वह हर सवाल को करने में सक्षम नहीं होता और इसमें टाइम भी बहुत अधिक लगता है, इसमें खर्च भी बहुत अधिक होता है। तो हमारा अगला दोष है, इस विधि में तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो यह उनके लिए बाधा बन जाती है। अब इसको देखेंगे कि हम ये जो तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं वो किस प्रकार से बाधा बन जाते हैं, क्योंकि तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं जैसे कि जैसे कि टीचर ने हमें कोई समस्या दी तो इंटेलिजेंट बच्चे होते थे, आपको पता वो सबसे पहले करके और टीचर को दिखा देते थे, और जो कमज़ोर बच्चे होते थे वो नहीं कर पाते थे, और जो नॉर्मल बच्चे होते थे, सामान्य बच्चे होते थे, वो तो उनके लिए तो सब मतलब जो भी क्रिया होती है वो समान रूप से होती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। लेकिन जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं और जो तीव्र बुद्धि के बच्चे हैं वो इनका सही प्रकार से उनमें उनका विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो उनके लिए इतनी उपयोगी नहीं है। तो अगला हमारे दोष है, यह विधि केवल कुशल शिक्षक द्वारा ही सफलतापूर्वक अपनाई जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कुशल शिक्षक होना बहुत ही आवश्यक है और ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है, क्योंकि उपयोगी विधि नहीं है क्योंकि छोटी कक्षाओं में बच्चे इतना उनका मानसिक स्तर डेवलप नहीं होता कि वह अपनी क्रियाओं को कर पाए। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, पर्यवेक्षक विधि क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके दोष क्या है। तो आई होप आपको ये समझ में आए। आगे हमारी है संप्रेषण विधि। तो आपको संप्रेषण सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण वो होता है कि भाषा का आदान प्रदान, यानी संप्रेषण में आपसे आप किसी से बात कर रहे हो या फिर टीचर बच्चों के सामने अपनी भावनाओं या फिर विषय वस्तु को प्रकट कर रहा, तो वह किसके माध्यम से प्रकट कर रहा है, संप्रेषण के माध्यम से प्रकट कर रहा हो। संप्रेषण का सबसे अच्छा माध्यम क्या होती है, भाषा होती है। तो हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक लिखित संकेत या फिर
प्रतीकात्मक माध्यम से विचारों एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया। तो मैंने आपको बताया था कि जो संप्रेषण होती है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, संप्रेषण हमेशा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होगा। अकेला एक व्यक्ति संप्रेषण का कार्य नहीं कर सकता। ये संप्रेषण होता है मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, सांकेतिक रूप से भी हो सकता है और प्रतीकात्मक रूप से भी हो सकता है। इसमें क्या जाता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने जो विचार होते हैं या फिर जो सूचनाएं होती हैं या तो वो संकेत के माध्यम से उन्हें बता देगा या फिर प्रतीक कोई प्रतीक के रूप में उन्हें बता देगा या फिर लिखित रूप में या फिर मौखिक रूप में। इनमें क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपनी जो विचार होते हैं उनको किस प्रकार से हम प्रकट करते हैं, वही क्या होता है संप्रेषण। जिस माध्यम से हम उनके प्रकट करेंगे वही क्या होता है संप्रेषण होता है। तो आगे है संप्रेषण हेतु संदेश का होना आवश्यक है। संप्रेषण हेतु संदेश का होना होता है, हमें कोई बात या फिर कोई विचार होना हमारे लिए आवश्यक है। संप्रेषण में पहला पक्ष प्रेषक जो कि प्रेषक यानी संदेश भेजने वाला और दूसरा पक्ष होता है प्रेषण यानी जो संदेश को प्राप्त करता है। पहला क्या कौन सा पक्ष होगा प्रेषक यानी जो बात को बोलेगा। जैसे कि मैं अपनी बात आपके सामने रख रही हूँ तो मैं क्या हूँ एक प्रेषक हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे हो तो आप क्या हो संदेश प्राप्त करने वाले हो। आगे इसमें क्या होते हैं दो पक्ष होते हैं। एक तो पक्ष होता है सुनने वाला होगा और एक पक्ष होगा वो बोलने वाला होगा। आगे क्या है संप्रेषण उस समय पूर्ण होता है जब संदेश मिल जाता है और उसकी स्वीकृति प्रत्युत्तर दिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि संप्रेषण की क्रिया कब होती है, जब हमने अगले को कुछ बता दिया और अगले का कुछ उत्तर है, फिर उसकी जो प्रत्युत्तर है या फिर जो हमारे जो विचार अगले को बताया उसकी जो स्वीकृति हुई तो हमारा क्या होगा संप्रेषण और कंप्लीट होगा। तो आपको मैंने बताया कि संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम होता है, वह क्या होता है संप्रेषण होता है। संप्रेषण हम मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, लिखित रूप से भी करते हैं, संकेतात्मक रूप से भी करते हैं और प्रतीकात्मक रूप से भी कर सकते हैं। तो यह संप्रेषण विधि बस आप इसको मोटे तौर पर याद रखना कि संप्रेषण विधि होती क्या है। इससे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगली हमारी विधि होगी वह होगी संग्रंथ विधि, उपागम विधि। तो इसमें क्या होता है इस विधि में छोटे छोटे वाक्यों के आधार पर विशेष प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसमें क्या होता है छोटे छोटे वाक्यों के आधार पर बच्चों को विशेष प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सरल से कठिनता की ओर बढ़ाने के लिए बनाई गई है विधि। सरल से कठिनता की ओर संग्रंथ विधि में क्या होता है छोटे छोटे वाक्यों बच्चे को बताए जाते हैं जिससे उन वाक्यों का क्रम क्या होगा सरल से कठिन की ओर होगा। और इस विधि को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं। इस विधि को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। संग्रंथ विधि में क्या होता है कि बच्चों को कोई विषय वस्तु होती है वह छोटे छोटे रूप में उन्हें बताई जाती है, सरल से कठिन के रूप में बताई जाती है। तो अब अगला देखते हैं जो हमारी लास्ट विधि है वो कौन सी है दल शिक्षण विधि है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो हमारी नवीन उपागम विधियां हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो संस्कृत शिक्षण के जो सूत्र हैं शिक्षण सूत्र है उन पर आधारित होगा। तो हम देखते हैं अब आगे दल शिक्षण विधि। तो दल शिक्षण के अंदर क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक जो टीचर होते हैं उनकी एक टोली होती है। आपसे अगर पूछा जाए कि टोली या फिर समूह शिक्षण कौन सा है तो यह दल शिक्षण को क्या कहते हैं टोली या फिर समूह शिक्षण कहते हैं। इसमें होता है कि जो 2 या 2 से अधिक टीचरों की एक टोली होती है जिसमें से जो विषय वस्तु होती है उसके कुशल जानकार होते हैं। अलग विषय वस्तु के अलग अलग पक्ष के वो कुशल जानकार होते हैं। जैसे कि मान लो हमारी कोई विषय वस्तु है तो उसमें से जो एक टीचर है वह उस विषय वस्तु का अच्छा क्या संप्रेषण यानी कि वह उस विषय वस्तु के बारे में बहुत अच्छा बच्चों को बता सकता है। और जो हमारा मान लो उसी टोली के अंतर्गत जो हमारा दूसरा टीचर है वह उस विषय वस्तु की अच्छी जो संदर्भ पुस्तकें हैं उनका विशेषज्ञ है। और जो तीसरा टीचर है वह मान लो किसी चार्ट चित्र या फिर मॉडल बनाने में बहुत ही कुशल है। क्यों आपको देखा होगा कि कुछ टीचर उनसे चार्ट या फिर मॉडल होते हैं वो बनाए नहीं जाते, लेकिन कुछ टीचर होते हैं वो बहुत ही कुशल होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को वह चार्ट या मॉडल के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाता है। तो एक लेकिन होगा है कि हमारा एक जो चैप्टर होगा उसी से संबंधित हमारे अलग अलग बिंदुओं के बारे में बच्चों को इसमें बताया जाएगा। तो हम देखते हैं आपको ये समझ में आ गया ना कि इसमें क्या होती है कि 2-4 टीचरों की एक टोली के रूप में होते हैं शिक्षक होते हैं और वो बच्चों को अध्ययन करवाते हैं। इसमें सबसे पहले मान लो मैं आपको इसके चरण बता देती हूँ कि किस प्रकार से अध्ययन इसमें करवाया जाता है। तो इसके 4 चरण होते हैं। पहले मुख्य रूप से पहला चरण ये होगा कि जो विषय वस्तु होगा उसके जो सीखने के महत्व पर सब प्रकाश डाला जाएगा। सबसे पहले जो हमारी विषय वस्तु होगी बच्चों को सबसे पहले विषय वस्तु के परिचय के बारे में बताया जाएगा, उसके सीखने के महत्व के बारे में प्रकाश डाला जाएगा। महत्व है कि प्रकाश डालने के पश्चात जो प्रत्येक जो अलग अलग क्षेत्र से के विशेषज्ञ है उस विषय वस्तु के जो अलग अलग बिंदु के जो विशेषज्ञ है वह अपनी बात बच्चों के सामने रखेंगे। अब उन्होंने क्या कर दिया अपनी जो विशेषज्ञ ये बता दिया कि मैं इस टॉपिक में श्रेष्ठ हूँ और दूसरा टीचर ये बता दिया कि मैं इस टॉपिक में श्रेष्ठ हूँ। तो बच्चों को जिस भी
जिस भी टॉपिक में उसे ऐसा लगे कि ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा, तो वह अब क्या होगा कि बच्चों की अलग अलग जो क्लास होगी उसको 4-5 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। बच्चे अपने स्वयं के अनुसार जो भी उन्हें टॉपिक नहीं आ रहा है और जिस टीचर द्वारा वह पढ़ाया जा रहा है उसी दल में वह शामिल हो जाएंगे। ठीक है, मान लो बच्चे को उसका पाठ का क्या नहीं आ रहा, सम पाठ के बारे में, मान लो उसके जो प्रकरण है उसके बारे में नहीं पता, तो जो शिक्षक प्रकरण के बारे में बताएगा वह उसकी टोली में शामिल हो जाएगा। जो शिक्षक उसके प्रयोग के बारे में बताएगा दूसरा बच्चा उसमें शामिल हो जाएगा। इस प्रकार क्या है कि बच्चों को जो विषय वस्तु होगी वो अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगी। तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया कि पूरी क्लास को एक टोली के रूप में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। और जो हमारा चौथा पॉइंट होगा उसमें क्या दिया जाएगा, संपूर्ण क्लास को फिर से एक समूह में करके और बच्चों का ये अध्ययन किया जाएगा कि इनमें जो शिक्षण हुआ है किस सीमा तक हुआ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या लिखा है। टोली शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों, मैंने बताया कि कई शिक्षक अपने स्रोतों यानी अपने विषय के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। तो कई शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचियों व दक्षताओं को एकत्रित करते हैं और छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों को टोली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। छात्रों की जिस प्रकार की आवश्यकता है उसके अनुसार टीचर को क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। या तो ऐसे करेंगे कि टीचर को प्रस्तुत किया जाएगा या फिर पूरी क्लास को क्या कर देंगे, एक टोली के रूप में अलग अलग रूप में उन्हें बांट देंगे। यह किस पर आधारित शिक्षण विधि है, सहकारिता आधारित शिक्षण विधि, क्योंकि इसमें 4-5 टीचर होंगे तो वह एक दूसरे का सहयोग कर और बच्चे भी एक दूसरे का सहयोग कर शिक्षण प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमने देख लिया कि यह सहकारिता आधारित शिक्षण प्रणाली है। तो हम आगे देखते हैं इसकी जो कार्य प्रणाली लेते हुए 3 सोपान में डिवाइड है। सबसे पहले इसमें योजना बनाई जाती है, योजना के बाद व्यवस्था की जाती है और लास्ट में क्या होता है, मूल्यांकन कार्य होता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ विधि है क्योंकि एक जो टीचर होता है वह उसमें जो उस पाठ के प्रति सभी क्या होते हैं, गुण नहीं हो सकते, मतलब होते हैं, हो ऐसी बात नहीं है, कुशल टीचर में सब होते हैं, लेकिन अगर उसके एक टीचर है वो सभी पाठों को समझाने में सक्षम नहीं होता, अलग अलग टीचरों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है, वह बच्चों को अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो हमारे दल शिक्षण होता है इसमें शिक्षकों की एक टोली होती है और उसके माध्यम से बच्चों को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यह आज हमने कर ली जो हमारी नवीन उपागम विधियाँ थी उनको इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र, जो संस्कृत संबंधी शिक्षण सूत्र है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।